नमस्कार, मैं हूं देव शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका डिजिटल भारत चैनल पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो एक ज्वलंत मुद्दा आजकल देश में चल रहा है, किसान आंदोलन का। किसान आंदोलित हो रहे हैं, वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं और वो क्या समझते हैं, क्योंकि ये जो सरकार ने कानून में संशोधन किया है, कृषि सुधार बिल जो है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो बिल है, अब जो कानून बन चुका है, इसे बिल कहना गलत होगा क्योंकि अब संसद से बिल पास हो चुका है और ये कानून बन चुका है। तो जानते हैं कि ये जो 3 कानून है वो आखिर है क्या। सबसे पहले जो पहला बिल है, जो पहला कानून है, वो है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020। ये कानून लागू किया गया है। इसके तहत अब किसानों को अपने उत्पाद कहीं भी बेचने की इजाजत मिल गई है। पहले किसान अपना जो उपज होती थी, अपनी जो खेत में जो उगाता था, वो मजबूरीवश मंडी में उसे बेचना पड़ता था और मंडी में उसे बिचौलिए मिल जाते थे जो बहुत ही कम मूल्य पर किसानों की उपज को खरीद लेते थे और महंगे दामों में वो आगे बेच देते थे। इससे होता क्या था कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था और किसानों की मजबूरी थी कि अपना अनाज, अपना उत्पाद वो इन बिचौलियों को ही बेचे, मंडी में ही बेचे। लेकिन ये कानून अब लागू किया गया है। इसके तहत अब किसान अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकता है। कहीं से भी मेरा मतलब ये है कि पहले किसान मतलब एक शहर से दूसरे शहर में भी अपना उत्पाद वो नहीं बेच पाता था, लेकिन इस कानून के लागू करने के बाद अब वो अपनी उपज ना तो सिर्फ अपने शहर में या दूसरे शहर में, बल्कि दूसरे राज्य में भी अब वो अपना उत्पाद बेच सकता है। ये एक तरह से किसानों को स्वतंत्रता दी गई है। अब समझना ये होगा कि फिर ये आंदोलन किस लिए हो रहा है। ये मैं आप पर छोड़ता हूं, कमेंट करके बताइए कि इसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें भ्रमित की जाने वाली हैं। यहां पर ये सीधा जो मोटे तौर पर हम इस कानून को समझे, पहला जो कानून मैंने आपको बताया, मोटे तौर पर हम ये समझे तो किसानों को स्वतंत्रता देता है कि आप अपना जो अनाज है, आप अपना जो उत्पाद है, वो अब किसी भी जगह पर, किसी भी राज्य में किसी को भी बेच सकते हैं। पूर्णतया स्वतंत्रता यहाँ पर किसानों को दे दी गई है। अब ये अच्छा है या बुरा, ये आप और हम भलीभांति समझ सकते हैं। और दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा करने पर किसान के इस व्यापार में सरकार कोई टैक्स या फीस भी नहीं लेगी। ये भी प्राविधान इसमें है कि कोई भी टैक्स या कोई भी फीस किसानों को नहीं चुकानी पड़ेगी सरकार को। यानी बिचौलियों का जो धंधा है, बिचौलियों का जो व्यापार है, उसमें खलल पड़ रहा है। उनकी दुकानें उनको ऐसा लग रहा है कि अब हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। और ये आंदोलन किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से, एक तरह से अगर मैं कहूं कि वो जो बिचौलिए हैं, जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी धंधा अगर उनको लगेगा कि भाई बंद हो रहा है तो लोग कुछ ना कुछ करते हैं। तो बट समझना हमें है कि क्या इन बिचौलियों की बीच में जरूरत है, किसानों और ग्राहकों के बीच में, किसानों और व्यापारियों के बीच में ये बिचौलिए क्या कर रहे हैं। ऐसा सोचकर सरकार ने ये कानून लाया ताकि किसानों को अपनी उपज का, अपनी मेहनत का उचित पारिश्रमिक, उचित मेहनताना मिल सके। इसलिए ये एक देश और एक कृषि ये कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि एक देश और एक कृषि, ऐसा पूरे देश में इस कानून के साथ हो जाएगा। कि एक देश और कृषि से मतलब यह है कि अगर किसी राज्य में, जैसे अगर महाराष्ट्र में प्याज की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो प्याज की खेती महाराष्ट्र में बहुत अच्छी होती है। अब वहां का किसान उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य प्रदेश में, हरियाणा में, वहां से प्याज बेच सकता है और ऑनलाइन सुविधा भी दे रखी है। ऑनलाइन सुविधा के द्वारा भी किसान अपना व्यापार कर सकता है। एक बहुत बड़ा सुधार है हमारे जो देश के किसान हैं उनके लिए, ताकि वो स्वतंत्र रूप से अपना जो उपज है, अपनी जो मेहनत है, उसका उचित मेहनताना वसूल कर सकें, चाहे फिर वो सरकार हो, चाहे फिर कोई अन्य व्यापारी हो। ठीक है जी, ये पहला बिल है। दूसरे बिल की हम बात करें तो दूसरा बिल जो है, दूसरा कानून जो है, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020। जैसा कि कानून में जो हेडिंग है उसमें ही जाहिर है, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की यहाँ पे बात हो रही है। दूसरा जो कानून है यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय में है, जिसमें कि एक और सुविधा किसानों को दी जा रही है कि अब जो व्यापारिक कंपनियां हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझाना चाहता हूं यहाँ पे, उदाहरण के तौर पर हम देखें कि मान लीजिए एक चिप्स बनाने वाली कंपनी है जो चिप्स बनाती है, और हमारे देश में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। आप देखें कि हर घर में, हर गली में आप देखें चिप्स का व्यापार होता है। तो जो व्यापारी कंपनी है चिप्स बनाने वाली, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में, हजारों मीट्रिक टन उनको आलू चाहिए। ठीक है,
अब आलू की खेती किसी राज्य में बेहतर होती है। अब बात करते हैं किसानों की। अब एक किसान के पास मान लीजिए 5 बीघे जमीन है, 2 हेक्टेयर जमीन है, 3 हेक्टेयर जमीन है। एक गांव में हम जब जाते हैं तो हर किसान, कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान है, किसी के पास कम जमीन है, किसी के पास ज्यादा जमीन है। लेकिन जब ये चिप्स बनाने वाली कंपनी उस गांव में पहुंचेगी, सभी किसानों को इकट्ठा कर सकते हैं और सभी किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार का कि आप अपने खेतों में आलू उगाइए, क्योंकि हमें आलू की जरूरत है। आप अपने खेतों में आलू की खेती करिए और खेती करने से पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि जब ये आलू की उपज, उसमें रेट भी निर्धारित हो जाएगा, मूल्य भी निर्धारित हो जाएगा। किसान अपनी मर्जी से अपना फायदा नुकसान देखते हुए, क्योंकि कुछ फसलें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप देखें कई बार फसलें खराब हो जाती हैं और किसान आत्महत्या कर रहा होता है। तो इस जगह पे किसान खुद अंदाजा लगा लेगा, क्योंकि बहुत टाइम से वो खेती कर रहा है, तो अंदाजा लगा लेगा कि भाई इस बार अगर बारिश कम हुई, ज्यादा हुई, जो भी मौसम का हाल रहा, मिनिमम इतना आलू हम अपने खेत से उगा लेंगे। उस हिसाब से वो अपना मूल्य निर्धारित कर लेगा और उसी समय कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक लॉ भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी है। उसी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत किसान प्रॉपर तरीके से अपना बातचीत करके एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट में रेट भी, जो सबसे बड़ी बात है, मूल्य भी उसमें लिखा जाएगा। अब क्या होगा कि किसान आलू खेत में बोएगा और आलू की कीमत चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करार में मूल्य निर्धारित है, कीमत आश्वासन जो इसमें लिखा गया, कीमत आश्वासन यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट में मूल्य निर्धारित हो गया, वही मूल्य अब उस चिप्स बनाने वाली कंपनी को चुकाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जो खेती करने से पहले ही किसान को आजादी है, स्वतंत्रता है कि अपना वो निर्धारित कर ले, समझ ले कि भाई अब मैं इस खेत में आलू आपके लिए उगाऊंगा और जब भी आलू उगेगा, उपज होगी, तो जो मूल्य करार में लिखा गया है, उसी मूल्य पर कंपनी को खरीदना पड़ेगा। इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है, इसमें हर चीज कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत ये चीज होगी। कोई भी इसमें अगर मान लीजिए कंपनी कहती है कि नहीं अब हम इस मूल्य पर नहीं खरीदेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के तहत है, वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो यहाँ भी किसानों को स्वतंत्रता है, अपने आप से दिमाग लगा लेंगे कि भाई इतना नुकसान भी हो जाता है फसल का, इतना जो भी उपज होगी अपने हिसाब से मूल्य निर्धारित कर लीजिए। अगर करार नहीं हुआ तो आपके पास दूसरी कंपनीज हैं, आप उन पर भी जा सकते हैं, किसी और कंपनी के लिए खेती कर सकते हैं। जैसे कि भुजिया बनाने वाली कंपनीज हैं, उनके लिए चने की दाल से जो बेसन या जो बनता है, उसके लिए भी आप खेती कर सकते हैं, दूसरा करार आप कर सकते हैं। तो आपको ये जो किसानों को ये सुविधा दे दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसमें जो शब्द है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना। सरकार ने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ावा देंगे। इससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन्स बढ़ेंगे। जो दूसरा फायदा होगा किसानों को, जैसे मान लीजिए चिप्स बनाने वाली कंपनी ने जब खेत अपने कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया और किसानों को आलू बोने के लिए कह दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि चिप्स बनाने वाली कंपनी तो अपना नुकसान नहीं सहेगी। अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है खेत में, कुछ जरूरत है, तो फटाफट वो जो कंपनी है एक कंपटीशन के तहत वो खुद ही ध्यान रखेंगे किसानों का कि भाई, क्योंकि उनको सामान से मतलब है, उनको कोई जो व्यापारी होते हैं उनको चाहिए अपना प्रोडक्ट उनको मिल जाए, जो रॉ मटेरियल है वो उन्हें मिल जाए। अगर उसमें कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो खुद जाकर किसानों की मदद करेंगे और किसानों को सुविधा मुहैया कराएंगे, चाहे वो लोन देने हो या कुछ भी, जो भी जरूरत होगी, कुछ खाद यूरिया जो डालना होगा। यानी कंपनी का खुद एक चिंतन हो जाएगा, क्योंकि वो उनका रॉ मटेरियल हो जाता है। इसी को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपकी जमीनें छीन जाएंगी। ऐसा नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जो आजादी के बाद से जब भी एक लैंड रिफॉर्म्स बिल आए, जिसकी जो जमीन है, रजिस्ट्री है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। ये बिल्कुल निराधार बातें हैं। अगर इस प्रकार की कोई बात करता है, बिल्कुल निराधार है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो किसानों को सुविधा के लिए दी गई है। ठीक है। अब तीसरे बिल की हम बात करें तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, ये तीसरा कानून लागू किया गया। इसमें जो कुछ इसेंशियल गुड्स होते हैं, जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उस पर सरकार का कंट्रोल होता है। उस पर बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जैसे दूध हो गया, दाल हो गया, ये चीजें पे सरकार अगर कंट्रोल नहीं करेगी तो कहीं भी कालाबाजारी हो जाएगी और कई बार आपूर्ति करने में परेशानी हो जाएगी और आपातकालीन जैसी स्थिति प्रकट हो सकती है। तो जो कुछ आवश्यक वस्तुएं हैं उस पर सरकार अपना पूरा कंट्रोल रखती है। ठीक है। तो लेकिन यहां पर क्या है, जो कानून कहता है, आवश्यक वस्तु संशोधन किया गया यहाँ पे इस विधेयक में, और कहा गया कि कुछ चीजों को उन्होंने किसानों के लिए आवश्यक वस्तु की जो सूची है, जो लिस्ट है, उसमें से कुछ अनाज को हटा दिया गया। जैसे तिलहन, दलहन या आलू हो गया, ये बहुत बड़ी मात्रा में खेती होती है और आवश्यक वस्तु की सूची में ये चीजें जाने से क्या हुआ था कि इस पर सरकार कंट्रोल करती थी। अब सरकार अपने हिसाब से कभी कुछ भी करती थी और किसानों को कुछ समझ में नहीं आता था। अब आवश्यक वस्तु की सूची से इन चीजों को हटा दिया गया, जिससे यह किसान आलू के लिए भी खुद निर्णय लेगा, सरकार की इसमें कोई जरूरत नहीं होगी। दलहन तिलहन के लिए भी अब किसान खुद निर्णय ले सकेगा, दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को कर सकेगा, क्योंकि पहले आवश्यक वस्तुओं की सूची में जो चीजें थी
उसकी वजह से सरकार पे इसका कंट्रोल रहता था कि नहीं, आप इस चीजों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इन चीजों को आप अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते। उसकी लिस्ट से, उसकी सूची से इन चीजों को हटा दिया गया है। तो तीसरा जो कानून है वो भी किसानों के लिए मेरे हिसाब से बेहतरीन है, अच्छा भी कानून है। आपको क्या लगता है ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और ये जो आंदोलन चल रहा है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आंदोलन चल रहा है, ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आजकल हमारे देश में एक प्रचलन चल गया है, विक्टिम कार्ड लेकर किसी के पीछे खड़े होकर, जो विक्टिम है उसके पीछे खड़े होकर जो ये बंदूक चलाने वाला जो काम ये लोग करते हैं, ये उस प्रकार जैसे पहले चला कि भाई राफेल जब भारत में आना था, राफेल विमान जब भारत में आने थे तो कहा गया कि भाई ये घाटे का सौदा है, इसमें घोटाला है। मंशा क्या थी कि राफेल भारत में नहीं आना चाहिए। यही मंशा थी लोगों की, जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, जो वामपंथी हैं, जो एक अलग ताकतें, टुकड़े टुकड़े गैंग और इस तरह के जो लोग हैं, ये भ्रम फैलाते हैं और आंदोलन इस तरह से वो कर रहे हैं। पहले बहुत सारे इसी तरह से आंदोलन हुए, चौकीदार चोर है, इस तरह से बातें की गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। अभी हाल ही में बीते गए दिनों में, गए वर्षों में एक CAA कानून आया था जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी। भैया मुझे तो कोई ऐसा मुसलमान अभी तक नहीं मिला जिसकी नागरिकता छिन गई हो, लेकिन उस समय दंगे हो गए, उस समय बहुत सारी आंदोलन हुए, लोगों ने एकदम। लेकिन आपको समझना होगा कि ये कौन सी भीड़ है, ये भीड़ को समझना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो भीड़ है, वामपंथी ताकतों की जो भीड़ है, देश के जो देश के गद्दार हैं, मैं इनको गद्दार कहना चाहूंगा, क्योंकि ये देश के भले के लिए नहीं। अब इस बिल की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये जो आंदोलन हो रहा है, अब आंदोलनकारियों से पूछना चाहिए आप क्या चाहते हैं। पहला जो कानून है जो बिचौलियों को बाहर कर रहा है इस व्यापार से, क्या आंदोलनकारी ये चाहते हैं कि बिचौलियों को बाहर ना करें, उनको साथ में लेकर रखें? आप उनको पैसा देना चाहते हैं? क्या किसान जो आंदोलन किसान कर रहे हैं उनसे हमें पूछना चाहिए, क्या आप बिचौलियों को पैसा देना चाहते हैं फ्री का? कोई उनका काम नहीं, मेहनत किसानों की है, तो मूल्य भी उनका निर्धारित होना चाहिए। ये बिचौलिए क्यों निर्धारित करेंगे किसानों का जो उपज है उसका मूल्य? तो हमें ये समझना होगा कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, और अभी कुछ वीडियोस भी आए जो उसमें एक जो कहा जा रहा है कि हमने जो है उद्धम सिंह ने कनाडा में ठोक दिया, हमने इंदिरा ठोक दी, तो मोदी क्या चीज है, इस तरह की वीडियो आप देखिए। ये जो आंदोलन है, अभी जैसे पिछले दिनों CAA को लेकर हमें चाहिए आजादी करते करते जिन्ना वाली आजादी मांगने लगे। अभी किसानों के पीछे खड़े होकर ये जो वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग, जो गद्दार ताकतें इस देश की हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये तो शक के दायरे में आता है। और ये जो तीनों कानून जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसमें आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपकी क्या राय है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अच्छा किया गया है और इससे बहुत सारी चीजों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार चाहती है कि किसानों को भी मूल धारा में, एक देश एक कृषि, और किसानों को मूल धारा में लाया जाए, जिससे कंपटीशन बढ़े। वो कंपटीशन बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो बड़ी बड़ी व्यापारी कंपनियां हैं वो किसानों से सीधे अटैच हो जाएं और उनको अपना उचित मूल्य मिल सके। अब ये जो आंदोलनकारी हैं इनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आप क्या चाहते हैं, कि कंपटीशन ना हो, किसानों को वैसे ही दबाया जाए, वैसे ही शोषण किया जाए उनका? क्या आप लोग ये चाहते हैं? क्या आप लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं? और इस तरह की चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, किसानों के बारे में हमें सोचना ही चाहिए, क्योंकि यही वो किसान हैं जिन्होंने अभी कोरोना काल में भी अपनी जो अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा योगदान किया। उन्हीं की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था काफी कंट्रोल में रही है। तो बिल्कुल इनकी आवाज को हमें सुनना चाहिए और इनसे बातचीत करना चाहिए। सरकार को भी बातचीत करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई क्या आप ये आजादी, ये स्वतंत्रता नहीं चाहते? क्या आप बिचौलियों के माध्यम से ही काम करना चाहते हैं? क्या आप कंपटीशन नहीं चाहते हैं? इस तरह के बारे में जनता को भी विचार करना चाहिए और किसानों से भी सरकार को बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप इसको जरूर कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय इस बारे में है। और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।